वेलकम टू दिस सेशन। तो आप सभी का इस सेशन में बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे लैंग्वेज वॉर के बारे में। जी हाँ, अब आपको सुनने के लिए अजीब लग रहा होगा कि यार कंट्रीज़ के वॉर बीच हमने वॉर देखा है। मतलब कहीं ना कहीं अगर हम बात करें कि हमने कास्ट पे वॉर देखा है, हमने रिलीजन पे वॉर देखा ना, लैंग्वेज वॉर। ठीक है, तो भैया लैंग्वेज वॉर बहुत ही मतलब समय से चला हुआ आ रहा है। वैसे अगर मैं आपसे बात करूं तो देखिए, अगर आप देखेंगे मेरे क्लास का टाइटल है तमिलनाडु में भाषा युद्ध छिड़ा हुआ है, राज्यपाल भारत के उदय से खुश नहीं है ताकते। राजभवन द्वारा शुक्रवार को जारी एक बयान में भी राज्य की दो भाषा नीति को कठोर बताया गया। देखिए, तमिलनाडु में बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जिन्हें हमें जानने की बहुत ज़्यादा आवश्यकता है। उसके साथ ही मैं आपको बता दूं कि ये भाषा वॉर क्या होता है। देखिए, जब एक ही राज्य में दो या दो से अधिक भाषाएं चलती हैं और कुछ सपोर्टर्स किसी भाषा को मतलब प्रमोट करें, कुछ सपोर्टर अनदर लैंग्वेज को प्रमोट करते हैं, तब इस तरह की सिचुएशन एक राज्य में या किसी भी देश में क्रिएट होने लग जाती हैं। पर लेकिन अगर हम देखेंगे, इंडिया एक सेकुलर कंट्री है और यहाँ बहुत अनेक प्रकार के धर्म हैं। ठीक है, सेकुलर का मतलब होता है धर्मनिरपेक्ष। धर्मनिरपेक्ष का मतलब ये होता है कि इंडिया रेस्पेक्ट ऑल द रिलीजन। भारत सभी धर्मों की क्या करता है? रेस्पेक्ट करता है, इज्जत करता है। पर लेकिन इंडिया किसी एक विशेष धर्म का राज्य नहीं है। ये आप सब जानते हैं कि इंडिया किसी एक विशेष धर्म का राज्य नहीं है। तो इंडिया के अंदर देखिए, जितने ज़्यादा धर्म है उतनी ज़्यादा लैंग्वेजेस भी हैं। और हमारे देश के अंदर जब पहले बंटवारा हुआ था, यानी कि जब इंडिया का बंटवारा हुआ था, उसके बाद हमें स्वतंत्रता जब मिली, तो हमारे जो स्टेट्स का जो कह सकते हैं कि हमारे स्टेट्स का जो क्लासिफिकेशन हुआ था वो लैंग्वेज के आधार पर नहीं हुआ था। जी हाँ, फिर एक धर कमेटी बनाई गई और उन्हें जब बहुत ज़्यादा लैंग्वेज की मांग उठने लग गई तो एक धर कमेटी बनाई गई और उन्हें ये इन्वेस्टिगेट करने के लिए कहा गया, क्या हम लैंग्वेज के आधार पर भाषाई तौर पर अपने राज्य को मतलब बना सकते हैं। तो बहुत सारी रिपोर्ट्स ने मना किया एंड बाद में बन भी गई थी। ठीक है, तो यहीं पे यहाँ पे मैं बात कर रही हूँ, तमिलनाडु में भी कुछ इसी तरह का चल रहा है। ठीक है, तमिलनाडु के अंदर काफ़ी ज़्यादा इस समय पे अगर आप देखेंगे लैंग्वेज को लेकर अनस्टेबिलिटी है। ठीक है, लैंग्वेज को लेकर कई बहुत सारी अनस्टेबिलिटी आपको देखने के लिए मिल जाएंगी। आपको मैं बता दूं कि जिस समय हमें आज़ादी मिली थी ना, उसके बाद भाषाई तौर पर राज्यों के मतलब कि राज्यों को भाषाई तौर पर बनाना चाहिए, इसके लिए बहुत बहस हुई, इसके लिए बहुत वॉर, मतलब एक दूसरे के साथ लड़ाई, दंगे, ना खुशी ना मंजूरी, ऐसी बहुत सारी चीज़ें हमें देखने के लिए मिलती हैं। अगर आप मतलब इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के ओरिजिन के पास आसपास भी जाते हैं तो उस समय में तमिलनाडु में भी इस समय पे कुछ ऐसा ही सिनेरियो बेसिकली चल रहा है। ठीक है, तो देखिए ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। यहाँ पे अगर आप देखेंगे, तमिलनाडु के जो राज्यपाल हैं RN रवि ने शुक्रवार को राज्य में छिड़े भाषा के प्रति आगाह मतलब भाषा के प्रति मतलब लोगों को आगाह किया। तमिल संत अय्या वेंकुंदर के सम्मान में आयोजित एक कार्यक्रम में भाषण देते हुए तमिलनाडु के राज्यपाल RN रवि ने शुक्रवार को राज्य में चल रहा भाषा युद्ध के खिलाफ चेतावनी दी। सनातन धर्म और पुनरुत्थानशील भारत के व्यापक अभियान पर केंद्रित उनके भाषण में तमिलनाडु के लंबे समय से चली आ रही दो भाषा नीति की तीखी आलोचना की गई। इसे राज्य के युवाओं के लिए शैक्षणिक और अगर आप देखेंगे आर्थिक अवसरों में बाधा बताया गया है। ठीक है, इनके द्वारा एक भाषण दिया गया था जिस भाषण में इन्होंने द्विभाषीय का मतलब तमिलनाडु में ही दो भाषा का बेसिकली यूज़ किया, जिसका पुरजोर विरोध किया गया। उसका जम के बहुत ज़्यादा मतलब विरोधात्मक अगर देखा जाए तो इनके इस भाषण को कंप्लीट एक भाषण को विरोधात्मक रूप से लिया गया। ठीक है, देखिए वेंकुंदर महाराज उधर है, उनके लिए एक आयोजित किया गया था, एक कार्यक्रम आयोजित किया गया था जिसमें तमिलनाडु के राज्यपाल मतलब उपस्थित हुए थे और उसके बाद से ही यहाँ पे बहुत ज़्यादा बहस बेसिकली छिड़ गई है। वेंकुंदर आध्यात्मिक विरासत का जश्न मनाने वाले एक समारोह को संबोधित करते हुए राज्यपाल रवि ने कहा, भारत और सनातन धर्म दो अभाज्य अंग हैं। अगर सनातन धर्म को खतरा है तो इसका मतलब है कि भारत को भी खतरा है। ठीक है, जहां उनके संबोधन में भारत के धार्मिक और सांस्कृतिक चरित्र की चर्चा थी, वहीं उनका भाषण भारत भाषा की राजनीति की ओर मुड़ गया। उनकी टिप्पणी ऐसे समय पे आई है जब मुख्यमंत्री MK स्टालिन के नेतृत्व वाली राज्य की द्रविड़ मुनेत्र कड़गम सरकार
राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के तहत हिंदी को कथित रूप से थोपने को लेकर केंद्र में भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व वाली राज्य जनतांत्रिक गठबंधन सरकार के साथ टकराव में। देखिए, ये जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 आई थी, इसमें हिंदी लैंग्वेज का बोलाबाला देखने के लिए मिला, पर लेकिन जो राज्य हिंदी भाषा नहीं बोलते हैं या अन्य भाषाएं बोलते हैं तो उनके साथ ये काफ़ी टकराव, मतलब अगर आप देखेंगे तो काफ़ी ज़्यादा टकराव है। उन्होंने कहा कि देश के बाहर और भीतर ऐसी ताकतें हैं जो भारत के उदय से खुश नहीं हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि इन ताकतों का उद्देश्य देश को नक्सलीय भाषीय आधार पर विभाजित करना है। ब्रिटिश औपनिवेशिक रणनीति के साथ समानताएं बताते हुए उन्होंने कहा वह लोगों के बीच विभाजन पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं। यह सभी सनातन विरोधी ताकतें हैं, लेकिन वह नहीं जानते कि सनातन शाश्वत है। तो ये बहुत ज़्यादा एक बड़ी बहस में परिवर्तित हो गया, क्योंकि उन्होंने यहाँ पे कई सारी पावर्स पर एलिगेशंस भी लगाए। देखिए, इनका मानना यहाँ पे ये है कि अगर हम भाषाओं के तौर पे अगर किसी राज्य को बहुत ज़्यादा अगर बांट देते हैं तो इससे सनातन धर्म को भी खतरा पहुँचेगा। अगर देखिए भाषाओं की अगर मैं बात करूँ तो बच्चे यहाँ पर आपको पता होना चाहिए कि भारत में भाषाएँ कितनी हैं। इंडिया के अंदर अगर मैं बात करती हूँ तो इंडिया का जो भाषा का अगर मैं बात करूँ, इंडिया के अंदर टोटल नंबर ऑफ़ लैंग्वेजेस अगर मैं बात करती हूँ तो इंडिया की जो लैंग्वेज हैं, देखिए इंडिया के अंदर टोटल 22 लैंग्वेज एग्जिस्ट करती हैं। कितनी? 22 लैंग्वेज एग्जिस्ट करती हैं, जो कॉन्स्टिट्यूशन के शेड्यूल 8 में डिफाइन की गई हैं, यानी कि कॉन्स्टिट्यूशन के शेड्यूल 8 में डिफाइन किए गए हैं। अगर मैं कॉन्स्टिट्यूशन के टोटल शेड्यूल्स की बात करूं तो टोटल 12 शेड्यूल होते हैं कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, ठीक है, जिसमें शेड्यूल 8 22 लैंग्वेजेस को रिप्रेजेंट करता है। पहले ये 18 थी, ठीक है, 18 थी। बाद में इसमें अगर आप देखेंगे, ठीक है, तो 4 लैंग्वेजेस और ऐड करी गई थी, जिनका नाम था डोगरी, बोडो, सैंथली एंड मैथिली, ठीक है, सैथली और मैथिली। तो ये लैंग्वेजेस ऐड की गई थी इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, शेड्यूल के अंदर, ठीक है। तो ये लैंग्वेजेस अगर आप देखेंगे तो इंडिया के लैंग्वेजेस को लेकर के हमेशा एक टकराव बना ही रहता है। राज्यों के बीच भी टकराव देखने के लिए मिलता है, केंद्र और राज्य के बीच भी टकराव देखने के लिए मिलता है। कई बार आपने भाषणों के तौर पर या फिर भाषणों में भी ये टकराव देखा ही होगा। एक मिनट गाइस। ओके फाइन गाइस, इसी के साथ उन्होंने जोर देकर ये भी कहा कि कोई भी किसी अन्य पर कोई भाषा नहीं थोप रहा है, और तमिलनाडु में प्रमुख राजनीतिक अभियान को मतलब चुनौती दी, जहां द्रविड़ पार्टियां लंबे समय से 2 भाषा नीति का समर्थन करती रही हैं, जो स्कूल में तमिल और अंग्रेजी को अनिवार्य बनाती है, जबकि हिंदी को शामिल करने का विरोध करती है, ठीक है। तो यहाँ पर अगर मैं तमिलनाडु में बात करूँ तो तमिलनाडु के स्कूलों में तमिल और इंग्लिश ज़्यादा देखने के लिए मिलती है। हिंदी अगर आप देखेंगे वहाँ के लोगों को जनरली नहीं आती। मेरे भी बहुत ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो तमिलनाडु से हैं, उनको हिंदी नहीं आती, ठीक है। तो अगर यहाँ पर हम बात करते हैं किसकी, यहाँ पर जब नई शिक्षा नीति आई, ठीक है, नई शिक्षा नीति, तो जब नई शिक्षा नीति आई तो उसका समर्थन, केंद्र का समर्थन हिंदी भाषा को था, जिसकी वजह से राज्य और केंद्र के बीच एक टकराव देखने के लिए बेसिकली मिला है, ठीक है। अगर आप देखेंगे राज्य और केंद्र के बीच इस मामले में काफ़ी टकराव देखने के लिए मिला है। रवि ने DMK के नेतृत्व वाली राज्य सरकार की आलोचना करते हुए कहा कि भारत में लोग भाषा चुनने के लिए स्वतंत्र हैं। दुर्भाग्य से हमारे राज्य में लोग स्वतंत्र नहीं हैं। हमें समस्या पैदा नहीं करनी चाहिए और झूठ फैलाकर लोगों को भड़काना नहीं चाहिए। कोई युद्ध नहीं है, कोई थोपा नहीं जा रहा है, लेकिन लोगों को अपनी पसंद की भाषा चुनने की आज़ादी होनी चाहिए। तो बेसिकली यहाँ पर बहुत ज़्यादा जो अपोजिशंस पार्टी हैं उनका ये भी मानना है कि, या यहाँ की जो पार्टीज़ हैं उनका ये बहुत ज़्यादा मानना है कि यहाँ पर कोई भाषाई युद्ध है, ठीक है, ठीक है। तो पर लेकिन ऐसा अकॉर्डिंग टू द गवर्नर, उन्होंने कहा कि ऐसा कुछ भी नहीं है। हर व्यक्ति को अपनी भाषा यानी कि लैंग्वेज चुनने का अधिकार है कि वो किस भाषा में बोलना या बात करना चाहता है। राज्य भवन की ओर से शुक्रवार को जारी एक बयान में राज्य की 2 भाषा नीति को कठोर बताया गया। बयान में दावा किया गया कि तमिलनाडु के छात्र पड़ोसी राज्यों के अपने साथियों की तुलना में अवसरों से काफ़ी वंचित महसूस करते हैं। यानी कि जो पड़ोसी राज्य हैं वहाँ पर अगर देखा जाए तो उनका मानना है कि वहाँ पे अपनी भाषा के लिए उन्हें कोई भी स्वतंत्रता से दूर नहीं रखा जाता। पर अगर हम तमिलनाडु की बात करें तो तमिलनाडु इस चीज़ में सैक्रिफाइस करने को बिल्कुल भी तैयार नहीं है।
देखिए अगर मैं लैंग्वेज ऑफिशियल लैंग्वेजेस की बात करूं तो द तमिलनाडु ऑफिशियल लैंग्वेज एक्ट 1956 इज द लैंग्वेज एक्ट ऑफ तमिलनाडु विच ऑफिशियली डेजिग्नेटेड तमिल एज अ स्टेट ऑफिशियल लैंग्वेज। अगर तमिलनाडु के एक ऑफिशियल लैंग्वेज की बात की जाए तो तमिलनाडु की जो ऑफिशियल लैंग्वेज है जिसके बारे में मैं आप लोगों से बात कर रही हूँ तो तमिल इज़ द तमिल एज अ ऑफिशियल लैंग्वेज, यहाँ की एक ऑफिशियल लैंग्वेज तमिल है। पर सारा बवाल जब खड़ा हुआ जब 2020 में न्यू एजुकेशन पॉलिसी को लॉन्च किया गया था, ठीक है। दिस एक्ट वाज पास्ड ऑन 27 दिसंबर 1956, ठीक है। इस एक्ट को 27 दिसंबर 1956 को पास किया गया एंड पब्लिश्ड इन द तमिलनाडु गवर्नमेंट गैजेट जनवरी 23, 57 को इसे जो तमिलनाडु का ऑफिशियली गैजेट होता है उसमें प्रस्तुत किया गया। इसके बाद यहाँ पे आता है ऑफिशियल लैंग्वेज तमिल इज़ द ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ तमिलनाडु एज पर दिस एक्ट। तमिल यहाँ की एक ऑफिशियल लैंग्वेज है। एक्ट नंबर, द एक्ट इज रेफर टू अ तमिलनाडु एक्ट, ये इसका एक नंबर है। इसके बाद कॉन्स्टिट्यूशन रेफर दिस एक्ट इज इम्प्लीमेंटेड अंडर द आर्टिकल 350-45 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, जो कि लैंग्वेज को रिप्रेजेंट करता है। इनकी जो लैंग्वेज है इसको इस आर्टिकल के तहत बेसिकली लिया गया है, जो कि आप यहाँ देखेंगे तो ये ऑफिशियली लैंग्वेजेस को रिप्रेजेंट करता है। सो वेल आई होप गाइस कि आपको कंप्लीटली समझ आया होगा। तो अभी के लिए इसको इतना ही रखते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए टेक केयर, अपना ध्यान रखिएगा। विद लॉट्स ऑफ लव एंड केयर।